हेलो एवरीवन। तो मैं देखो आपके लिए लेके आया हूँ कैट 2025 का स्लोट 2 क्वांट का पेपर। देखो 25 स्लोट 2 में लोगों ने बोला या 25 स्लोट 1 2 3 में लोगों ने बोला काफी टफ आया है, काफी टफ आया है। अच्छा, वो टफ होता नहीं, वो दिखने में टफ होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो चलो न्यूमेरिकली थोड़े डिफिकल्ट थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन कैट, हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चंस इन कैट। कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली स्किप करने के लिए होते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले माई सेल्फ अनूप अग्रवाल फ्रॉम लर्न फॉर एग्जाम, जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं कैट 2025 के कैट क्वांट के ऑल 22 क्वेश्चंस, ये भी बताता जाऊंगा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट का था, इसको ऑप्शन से करना था, इसको वैल्यू पुटिंग से करना था, एंड दिस क्वेश्चन यू शुड हैव अटेम्प्टेड लाइक by this way and by this way, not by any formulas or anything else, है ना। completely basic से आपको you if you don't know any big formula, सिर्फ basic formulas you know, you can solve complete paper of quant। हम आपको शो करेंगे अभी, है ना। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो, एक लॉगरिथम का क्वेश्चन था, और लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 स्क्वायर एंड दैट इज एक्स स्क्वायर, है ना। Here you can write 8 as 2 का cube and it is root y, right। तो 8 ही ले रहे तो 8 ही रहने देते हैं, 2 का क्यूब भी क्यों लिखे। लेट्स से 8, क्योंकि यहाँ भी बेस में 8 चल रहा है। हमारा टारगेट होता है बेस को सेम बनाना, बस, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता हो। 3 log 152 को यू कैन राइट 8 का क्यूब, है ना, और रूट y z एंड दैट इज इक्वल टू गिवन एज 4। तो देखो, सबका बेस 8 बन रहा है ईच, और अगर बेस सेम हो रहा है लोग में तो काम हो गया। फिर तो आप सीधा क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो, ये 2 बाहर आ जाएगा। न्यू जिस नंबर का लोग होता है उसका पावर न्यूमिनेटर में आता है, बेस का पावर डिनोमिनेटर में आता है, तो इट विल बी log 8। ये मानते हुए सॉल्व कर रहा हूं कि आपका क्वांट अच्छा नहीं है। क्वांट अच्छा है तब तो बात ही अलग है। मैं तो ये मानते हुए कर रहा हूं आपका क्वांट अच्छा नहीं है ना। अच्छा, ये तो सिंपल सिंपल log 8 रूट वाई है, और ये 3 बेस का पावर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो इट विल बी 3/3 log रूट वाइज। इतना स्टेप आपको करने का जरूरत नहीं है इफ यू आर ए कैट एस्पिरेंट, राइट। तो देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सबका बेस 8 बचा। और जब बेस सेम होता है तो यू कैन मल्टीप्लाई ऑल दिस, सो इट विल बी x रूट वाई z इज इक्वल टू 4। एंड नाउ यू नो, जो बेस है वो यहां जाके पावर बन जाता है, बेस का पावर बन जाता है ये नंबर, और यहां एक्स वाई जेड आ जाएगा, रूट वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड इज बेसिकली 8 का पावर 4। नाउ ही इज आस्किंग x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो arithmetic mean of any number should be greater than equal to geometric mean of that number। I hope ये सबको पता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बी, एक्स वाई जेड का वैल्यू 8 का पावर 4 की पावर 1/3। बस दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर है। ये मिनिमम वैल्यू होगा। इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब पावर 4, 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूब से 1/3 पावर कैंसिल, 2 का पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48। तो 48 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप सबको समझ आया। देखो, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, कोई भी बड़ी बात नहीं, सबको पता है अच्छे से। न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर का सॉरी नंबर का पावर डिनोमिनेटर में, बेस का पावर डिनोमिनेटर में। कैंसल आउट, कैंसल आउट। इफ बेस इज सेम यू कैन मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, और बेस कहां चला जाता है, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो कैसे बेसिक से अपन खत्म कर सकते हैं, राइट। तो देखो, अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एवरेज बेस है। देखो, एवरेज बेस एक क्वेश्चन तो कैट में 100%, समटाइम्स 2 समटाइम्स 1 आता ही है। एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए बुक सोल्ड पर डे बाय ए शॉपकीपर इज 60 इन द इनिशियल 7 डेज। सबको पता है सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। तो टोटल कितना हुआ, 60 into 7, that is the total number। 60 per day, 7 days में 60 into 7, and 63 is in the initial 8 days। तो 8th डे लेट डे x किया है, तो 63 into 8 8 डेज का टोटल हो जाएगा।
7 डेज का टोटल, 8 डेज का टोटल, तो 8 डे का मैंने x ऐड कर दिया, सो यू कैन इजीली गेट 8th डे पे हमें, या मैं x8 लिख देता हूं, सो दैट यू विल इजीली गेट x8, 8 डे पे कितना सेल हुआ है ना। तो उधर गया तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, मैं आप ऑनलाइन कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, बाकी मैं तो वर्बली करता हूं हमेशा से। तो देखो इन दोनों में तो 7 कॉमन है और इन दोनों में 4 कॉमन है, 7 4 जा 28 कॉमन है, 7 कॉमन है तो क्या बचा 9, 9 2 जा 18, 4 निकाला है तो 15, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, 28 3 जा 84, दैट इज माय वे, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, सो दैट यू मीन योर कैलकुलेशन विल गिव आंसर एज 84। तो 8th डे पे जो बुक सोल्ड हुई है दैट आर 84, on the 9th day she sell 11 copies less than the 8th day, so on x9 11 less than that is 73 copies sold on the 9th, कितना इजी तो क्वेश्चन है ना। and the average number of his copies sold from 2nd day to 9th day becomes 66। अच्छा शुरू के 7 डे का मुझे पता है 60 इंटू 7, 8th डे का आई नो 84, 9th डे का आई नो 73, तो ये टोटल 9 डेज का सेलिंग हो गया क्या, और 9 डेज का वो सॉरी 2nd to 9 डे का हो गया, ये 1st to 9 का हो गया, तो फर्स्ट डे का x1 मान लेते हैं और बाकी 2nd to 9 का ही सेइंग 66 इंटू 8, बस फर्स्ट डे का आराम से आ जाएगा। देखो ये तो फर्स्ट 7 डेज का, 8 डे 9 डे टोटल 9 डेज, 2nd to 9 डे 8 डेज है टोटल 66 एवरेज, और फर्स्ट डे का टोटल आ जाएगा। बस थोड़ा एक बेसिक लैंग्वेज इक्वेशन फॉर्म करना आपको आना चाहिए और इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सम 420 दैट इज 5 155 माइनस 66 इंटू 8, 8 6 जा 48 का 4, 8 6 जा 48 528 दैट विल बी x1। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और वो आप इजीली ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं, बाकी वैसे भी कोई बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, है ना। 5 5 to 7 575 minus 528 7 4 47 books were sold on the first day, that will be your answer। या कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा गो थ्रू, आई थिंक कैलकुलेटर विल बी परफेक्ट, या कोई एरर होगा तो आपको दिख जाएगा, राइट। थर्ड फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है ये कॉम्पोजिट फंक्शन मेरे को गिवन है, दैट इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन f of g of x, मतलब x की जगह आई हैव टू पुट g of x, तो इन f आई हैव टू पुट g of x in place of x, right, है ना। and next further is given as g of f of x, right, मतलब in g function I have to put fx wherever is x, x की जगह मुझे क्या पुट करना है, fx पुट करना है, as simple as that। नो आप इनका वैल्यू पुट कर सकते हो, gx कितना हो गया। अच्छा सबसे पहले आपको पता है फॉर एनी फंक्शन डोमेन, क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन की बात कर रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। अगर मैं यहां देखूं तो gx डिफाइन होने के लिए x कांट बी 1, x आपका 1 नहीं हो सकता, अदरवाइज gx ही डिफाइंड नहीं है, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, और अगर gx ही डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन भी डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली fx के डिफिनेशन के लिए x कांट बी 1/2, क्योंकि 1/2 डिनोमिनेटर पे दिस विल बिकम जीरो, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन तो यही चेक हो जा रहे हैं 1 and 1 and 2, एक्सेप्ट ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये सारों पॉसिबल है, खैर कुछ भी चेक नहीं हो रहा है, ऑल आर पॉसिबल। कई बार यहीं से काम हो जाता है, एक ही ऑप्शन मैच होता है, देन योर जॉब इज डन, बट अभी अपने को करना पड़ेगा फर्दर भी, है ना। अच्छा gx को कहना है पुट हियर x अपॉन x minus 1 and 2gx x 2x upon x minus 1 minus 1 and fx पुट करना पड़ेगा x upon 2x minus 1 and here x upon 2x minus 1 minus 1। बहुत फास्ट क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो x अपॉन x माइनस 1 ऊपर नीचे दोनों में कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2x माइनस x प्लस 1, है ना। सिमिलरली हियर 2x माइनस 1 2x माइनस 1 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये फंस जाएगा वहां पे, दिस विल बी योर फर्दर फंक्शन। तो यहां क्या हो गया देखो x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 एंड हियर x अपॉन माइनस x प्लस 1। सो अगेन यहां डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, दैट x कांट बी 1, बट वो तो ऑलरेडी आ चुका है, बट यहां x कांट बी माइनस 1,
x -1 भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। बस डोमेन में यहां, क्योंकि डोमेन में या तो अंडर रूट का स्क्वायर रूट का ध्यान रखते हैं, इधर यू टेक केयर ऑफ लोग, यहां सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना था, डिनोमिनेटर कांट बी 0, 1 हाफ एंड -1, ए ऑप्शन आपका परफेक्टली मैच हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बेसिक, कोई डिटेल डेप्थ नहीं जाना, सिर्फ बेसिक पूछा है आपसे। कैट 2025 के क्वेश्चन है, आप ये नहीं बोल सकते कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन है। 25 यू कैन चेक इट आउट एनीवेयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखो सिंपल बात कर रहा है आपसे, 9x स्क्वायर प्लस 2x -2 -1। मैंने -2 -1 क्यों रखा, क्योंकि यहां पे देखो -2 है, तो मैंने 1 को एक अलग कर दिया। माइनस, बिल्कुल 1 स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं, 1 इजीली ऑल स्टेप्स, राइट। नाउ हियर यू कैन से 9 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x -2, एंड 9 की पावर -1 क्या हो जाएगा, डिवाइड में 9 हो जाएगा, है ना। 9 की पावर -1 विल बी इन डिवीजन बाय 9, और ये तो फिर सेम ही चल रहा है। तो देखो ऐसे आपने दोनों पावर सेम कर लिया, और आई होप एवरीवन नोज कि जब पावर थोड़ी टिपिकल होती है तो वी कंसीडर दैट एज समथिंग एल्स, तो हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, y, सिंपली एज y। और नाउ ये 3 का स्क्वायर, दैट मींस ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, और प्लस 27, तो वी कन्वर्टेड दैट इन ए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फर्दर सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। हाँ, परफेक्टली यही बन रहा है। और इसको अगर आप फर्दर ब्रेक करोगे 27 9 जा, तो y का 2 वैल्यू आ जाएगा यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे, एक 27 और एक 9। वो बेसिकली इसी का वैल्यू है क्या, 27 को यू कैन राइट 3 का क्यूब, एंड 9 को यू कैन राइट 3 का स्क्वायर। So basically x square plus 2x minus 2 is 3 is one of the answer, और x square plus 2x minus 3 is equal to 2 will be second quadratic equation। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट डुएबल है। One equation is this and one equation is this. These two are my quadratic equations that are formed finally. Now he is saying product of all possible values of x। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा भाई, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, इसके दो रूट्स होंगे गामा डेल्टा। तो फर्स्ट इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c बाई ए -5, एंड सेकंड का प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, -4/2, दैट इज -4, और ऑल 4 का प्रोडक्ट एक साथ क्या हो जाएगा, 20 विल बी योर आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। आई होप समझ में आया। देखो अब बड़ी बात तो कुछ भी नहीं की, सिंपली आपको पता है जब सेम पावर हो तो वी कंसीडर दैट एज समथिंग एल्स। तो उससे बस ये सेम नहीं थी तो -1 अलग करके उसे डिवाइड में ले आए, तो वो क्वाड्रेटिक बन गई। उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू पुट किया तो 2 मोर क्वाड्रेटिक बन गई, और उनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है इनडायरेक्टली, है ना। तो देखो कितने इजी, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड 1 2 3 4 क्वेश्चन एंड ऑल आर डूएबल इन कैट, एंड दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जब भी ऐसे होते हैं ना वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, जब भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। इसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं, कभी भी जिंदगी में लाइफ में दोबारा ये क्वेश्चन दिखे तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। Whenever maximum is asked, कभी भी मैक्सिमम पूछे तो ए से इनका डिस्टेंस मैक्सिमम रखो, और जब मिनिमम पूछे तो ए से इनका डिस्टेंस मिनिमम रखो। दैट मींस 46 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का कोशिश करो। 12 4 सा 48 होता है, तो 2 को तो 12 रख दिया और 2 को 11, यही क्लोजेस्ट हो सकता है ना। जब भी कभी whenever question asks minimum value in such questions, always try to put them as quite close as possible। और जब भी आपको पूछे मैक्सिमम, ए से इसका डिस्टेंस मैक्सिमम रखो, है ना। ए से जैसे बी को 1, तीनों को क्या रख देते 1 1 1, एंड ए को क्या रख देते 43, वो आपको देता मैक्सिमम, है ना, फारदेस्ट डिस्टेंस। तो नाउ देखो ये कितना हो जाएगा, 12 minus 12, this will be 12 minus 11, this will be 12 minus 11, so this will be the minimum value, 0 1 1,
यही आ रहा है, यस। 2 आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, कितना आसानी से। ये मैंने माना ए, ये बी, ये सी, ये डी। ऐसे डिस्टेंस पूछा है ना सबका, यस। ए 12 माइनस 12, 12 माइनस 11, 12 माइनस 11, 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 विल बी योर आंसर। कितना इजीली सॉर्ट आउट हो गया। अब कुछ बेसिक, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम के लिए एज क्लोज एज पॉसिबल, मैक्सिमम के लिए एज फार एज पॉसिबल, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो आई होप यहां तक अच्छे से क्लैरिटी है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हो। ओके, यहाँ पे 8 प्लस 3, अच्छा ये 7 होगा, सॉरी, दिस विल बी 157। मैंने बोला था कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, नो इश्यूज इन दैट, है ना, दैट्स नॉट अ बिग डील। 577 माइनस 28, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल, कोई बड़ा इशू नहीं है ये तो, है। देखो नाउ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का क्वेश्चन ना कैट में हो ही नहीं सकता, उसके बिना कैट पूरा ही नहीं है। एक रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। ए बी, कैसे बना लो, डजंट मैटर, रेगुलर है तो सब सेम, ऑल आर सेम। पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी का मिड पॉइंट पी है एंड सी डी का मिड पॉइंट क्यू है। अच्छा, ये मिड पॉइंट, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट इज पैरेलल टू दिस, पैरेलल होती है तो ये ट्रेपीजियम बन गया, दिस इज बेसिकली ये ट्रेपीजियम। और अगर मैं किसका साइड 2 कंसीडर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 1, दिस विल बी 2 2 2, और ये हो जाएगा 1 1, है ना, मिड पॉइंट है तो बहुत इजी है यहां तक। देन द रेशियो ऑफ, अच्छा पूरे ट्रेपीजियम का रेशियो तो आई एम वेरी वेल अवेयर, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं क्या, 6 into √3/4 a square for any trapezium, sorry, for any regular hexagon there are 6 equilateral triangles, जिसका एरिया ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे इस पोर्शन का एरिया चाहिए, है ना। अच्छा, मुझे पता है एक रेगुलर हेक्सागन का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। देखो मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, आई डोंट यूज फॉर्मूला, सिंपल बेसिक फॉर्मूला के अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आई होप एवरीवन नोस, है ना। मैं यूज कर रहा हूं बेसिक चीजें। एक रेगुलर हेक्सागन का n माइनस 2 इंटू 180/6 पर एंगल आ जाएगा आपका 120 डिग्री। और रेगुलर हेक्सागन है तो सिमेट्रिकल फिगर होगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया 360 डिग्री, तो 120 120 240, तो रिमेनिंग 120 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 60 एंड 60, दैट विल बी 60 एंड 60 डिग्री, है ना। अब मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हियर, तो लेट्स से परपेंडिकुलर का लेंथ एल एल मान लेते हैं ना, तो यहां भी वही परपेंडिकुलर होता है एल लेंथ का, और ये 2 ये हो जाता है। तो बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये एंगल 60 डिग्री है, और अगर 60 डिग्री हो और मुझे ये पता है ये साइड कितना है 1 है, देखो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है 1, और अगर मैं इसको 2 कर दूं, अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो बहुत इजी हो जाता है, √3 2 और 1, साइन 60 डिग्री √3/2, √3 1 2 का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 60 डिग्री पे। आई होप ये आपको सबको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, नहीं भी पता है तो आप आसानी से बना सकते हो। और अगर 1 है 2 की जगह अगर 1 भी है तो डजेंट मैटर, देखो आपको नहीं भी पता तो आप इसको सिंपली बना सकते हो ऑन द मोमेंट, नॉट ए बिग डील। ये 1 है ये x है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये होता है √3/2, तो x का वैल्यू बेसिकली √3/2 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, और इसी तरह इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब जहां 60 डिग्री बन रहा है ना, 60 डिग्री के ऑपोजिट परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आ गई √3/2 और बेस की वैल्यू आ गई हाफ। तो ये एक ट्रेपीजियम है यहाँ पे जिसका ये लेंथ तो है 2, और ये 2 हाफ हाफ ये हो जाएगा 3, है ना, ये आपका हो गया 3, और परपेंडिकुलर का लेंथ है √3/2, और ट्रेपीजियम का एरिया नाउ यू वेरी वेल नो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम,
और इसके साथ इसका एरिया कितना हो जाएगा 3√3/2 इंटू 4, राइट। √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 आई कैन से 5:24। कुछ बड़ी बात यूज नहीं की, सिंपली यूज किया बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, हेक्सागन का बेसिक। एवरी ईच एंगल इज 120 डिग्री, 120 120, और एक क्वाड्रिलेटरल का 360, तो रिमेनिंग 60 60। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 60, ये 1, तो साइन थीटा से ये √3/2, और अगर ये 2 होता तो हमें पता ही होता √312, या सबको 2 से डिवाइड कर दो, √3/2 1/2 1, है ना। ऐसे भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बेस आना चाहिए। और जब मुझे पता है कि ये हाफ ये हाफ ये हाफ ये हाफ, तो ये बेस 3 हो गया पूरा, हाइट 3/√3/2, ट्रेपीजियम का एरिया भी नो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज है जो आने ही चाहिए, है ना। कोई डेप्थ बड़े फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ नया फॉर्मूला सर ये क्या आ गया दुनिया में, ये सब बेसिक फॉर्मूलाज जो कैट की प्रिपरेशन में आना ही चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट an बी द nth टर्म ऑफ a डिक्रीजिंग है मतलब जो कॉमन रेशियो है वो 1 से लेस है, लेस देन 1। a1 प्लस a2 प्लस a3, अच्छा a1 को क्या मान ले a, a2 को मान ले ar, एंड a3 को ar स्क्वायर, है ना, ऐसे अपन कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा देन क्या कह रहा है, a1 a2 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर r, राइट। a2 a3 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r क्यूब, एंड a3 a1 a स्क्वायर r स्क्वायर, और इसका वैल्यू गिवन है 624, और ऊपर क्या गिवन है, ये a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू 50, है ना। दो चीजें आपको गिवन है, इजीली समझ में आती है दोनों से। इफ आई टेक कॉमन ar अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बच रहा है a, यहां क्या बचा ar रिमेनिंग है, और हियर ar स्क्वायर। तो देखो कितना इजीली जो गिवन है वही मेरे को यहां मिल गया, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 52, और 52 से ये 52 से 12 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ar का वैल्यू 12 आ गया। दैट मींस आपके पास मिडिल वैल्यू 12 आ गया है। मिडिल वैल्यू यू गॉट एज 12, है ना, राइट। अच्छा अब इस 12 के फैक्टर कर सकते हो, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, और भी कर सकते हैं 6 इंटू 2, 2 इंटू 6। पहले ये ट्राई कर लेते हैं। अगर a3 है और r4 है, तो ये हो जाएगा 3, और ये 16 3 जा 48, नहीं 52 क्रॉस हो जा रहा है, 52 क्रॉस हो जा रहा है, सो ये वाला पेयर तो आपका नहीं है। देन लेट्स ट्राई 4 3, इफ दिस इज 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यस परफेक्टली 52 हो गया है। सो बेसिकली दिस विल बी द फर्स्ट टर्म होगा आपका a, ये ar एंड ये विल बी ar स्क्वायर, इंक्रीजिंग नहीं है, दैट इज डिक्रीजिंग। तो a आपका हो गया 36 और r हो गया 1/3, बिकॉज इट इज ए डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग होता तो जो अपन ने अभी निकाला था वही आंसर होता है इसका, बट दिस इज ए डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो कितना हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a अपॉन 1 माइनस r, तो 36 अपॉन 2/3, 2 से 18 3 जा 54 विल बी योर आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। देखो कितना इंपैक्ट पड़ता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से, है ना, बस बट है इजी। अच्छा एक चीज और भी कर सकते थे आप, इसको ब्रेक कर सकते थे, 3 का प्रोडक्ट है ना, जैसे 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 बन रहेगा, 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ऐसे भी आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा कर सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम लेता है ना, टाइम लेता, तो बेटर है थोड़ा सा अरेंजमेंट था, और उस अरेंजमेंट से सिंपली आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट, ये तो बोनस क्वेश्चन था भाई, बोनस। अगर नंबर्स अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे, ऑलवेज गो बाय हिट एंड ट्रायल। एक ही तो इक्वेशन है, देयर इज ओनली वन इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स, यू हैव टू गो बाय हिट एंड ट्रायल। a प्लस बी बाई ए सी कितना हो जाएगा, इट विल बी 3/8, a प्लस बी बाई ए सी विल बी 3/8। अब मेरे को बताओ 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब दैट विल बी 1 2 3 4 5 लाइक दैट एंड डिफरेंट, तो किन्हीं दो का सम 3, a प्लस बी 3 बन रहा है, देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी इधर दिस इज 1 दिस इज 2 और दिस इज 2 दिस इज 1।
A1 B2 3, ये 2 ये 1 क्योंकि डिस्टिंक्ट है। और अगर ये 1 A1 है तो C विल बी 8, तो C कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और A अगर 2 है तो C विल बी 4। दोनों पॉसिबिलिटी फाइन है परफेक्टली, AC 8 हो जाएगा ना दैट केस में। कितना इजीली से मैच हो गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ। तो आप दोनों केस में आप तो 3A प्लस 2B प्लस C निकाल लो। फर्स्ट केस में 3, 2 2 जा 4, 3 4 8 कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। और सेकंड केस में 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 4 12 हो जाएगा। तो 12 ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू है। सेकंड केस आपका मैच हो जाएगा, 12 विल बी आंसर। अब ये स्ट्राइक नहीं करता सर, स्ट्राइक नहीं करता, यही तो गेम है, स्ट्राइक ही तो करना चाहिए। स्ट्राइक नहीं करता, यही तो गेम है, समझ में आया? इट शुड स्ट्राइक। कितना इजी था वरना, है ना? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टच ए सर्कल विद सेंटर O। तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बस थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा पहले बस आपका एक दो बार इस तरह का क्वेश्चन को इस ऐसा नहीं, इस पैटर्न पे कुछ एक क्वेश्चंस आपने बस सॉल्व किए हो, है ना? दैट इज Q, दैट इज R। देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, अभी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट A एंड B लाइन ऑन PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली such that AB is also a tangent। that means ये tangent है क्या, कि ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। AB PQ PR पे लाई कर रहे हैं, बट AB is a tangent, that is a tangent। एंगल AOB 50 डिग्री है। कुछ नया कलर लेते हैं, लेट्स टेक ए न्यू कलर येलो। ये सेंटर है O एंड दिस एंगल इज 50 डिग्री। आई होप आई एम क्लियर टू दिस, है ना? Find angle APB in degrees। APB, this angle I have to find out, है ना? देखो आसान है, बहुत 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 इजी। अगर आप गौर से देखोगे इसको, आपको बस ब्रेक करना है, थोड़ा सा ब्रेक करना है। अच्छा, इससे इसको मीट करो, 90 डिग्री पे मिलता है। टेंजेंट मींस सेंटर एट 90 डिग्री। आई होप एवरीवन नोस, है ना? सबको पता होना ही चाहिए। और एक आउटर पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस, आउटर पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस सेम होता है क्या? आउटर पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस, आउटर पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। एग्री? और हमेशा टेंजेंट को तो मिलाओ ही मिलाओ, और ये रेडियस और ये भी रेडियस। गौर से देखोगे, साइड 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 साइड, इज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। और ये तो देखो 25 25 हो ही जाएगा सिमिलैरिटी के बेस पे। और ये 25, ये 95 90, तो इट विल बी 65, इट विल बी 65 डिग्री। तो दिस एंगल विल आल्सो बी 65 डिग्री। देखो कितना सिंपल, आउटसाइड पॉइंट से टू टेंजेंट इक्वल, आउटसाइड पॉइंट से टू टेंजेंट इक्वल, रेडियस 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 रेडियस, है ना? तो देखो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, साइड इक्वल साइड इक्वल साइड इक्वल। जब साइड इक्वल होती है त्रियो एसएसएस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखो अब सारे एंगल इक्वल है, वन के ऑपोजिट, यहाँ वन के ऑपोजिट 65, तो यहाँ भी वन के ऑपोजिट 65 होगा। यहाँ टू के ऑपोजिट 25, तो यहाँ भी टू के ऑपोजिट 25 हो जाएगा, है ना? तो ये भी 25 हो जाएगा। तो देख रहे हो सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है? 100 का। और ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्या? ये एंगल 100, ये 90 90, तो ये कितना हो गया 80, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री विल बी योर आंसर। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, नो फॉर्मूला, नथिंग एल्स, सिंपल सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल फॉर्मूला, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म हुआ और कितना प्यार से आंसर आ गया, है ना? सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज लगी, मजेदार मजेदार। अब आपको बेसिक चीजें आती हो तो कैट कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम है हम बेसिक लर्न नहीं करते, बस वही एकमात्र प्रॉब्लम है। देखो अब वर्क एंड टाइम का कितना इजी क्वेश्चन आया इस बार तो। अंकिता इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बिपिन। तीन लोग हैं, अंकिता, बिपिन एंड चंदन। एंड बिपिन इज ट्वाइस एफिशिएंट एज चंदन। उसका एफिशिएंसी मान लो जिससे लास्ट कंपैरिजन हुआ है फ्रॉम चंदन, चंदन का 1 है तो बिपिन का उससे ट्वाइस।
एंड अंकिता का उससे भी ट्वाइस, 1 2 4. All three of them start together on a job and Bipin leaves the job after 20 days. One day में तीनों मिलके कितना करेंगे 7 and 20 days तक they work together. एक दिन में ये 4 ये 2 ये 1 7 20 days तक they work together. 60 days में कंप्लीट हुआ when Bipin left after 2 days. So now who are working A and C working 5 unit per day. कितना दिन 40 more days क्योंकि टोटल 60 डेज में काम हुआ है ना. जब इससे इजी क्या देगा टाइम एंड वर्क. अब आप बोलो टाइम एंड वर्क का बेसिक ही नहीं आता फिर तो प्रॉब्लम है. इनिशियली तीनों मिलकर 20 डेज रिमेनिंग 40 डेज ए एंड सी. यही टोटल वर्क है. चंदन अलोन कितने दिन में करेगा 1 डे में चंदन 1 तो x दिन में x. अब ये क्वेश्चन तो होना चाहिए ना कैट में. और फिर आप बोलो कि पेपर टफ था आपसे 5-6 क्वेश्चन भी नहीं हुए. सो दैट मींस आप पैनिक कर गए हैं दोस्त. पैनिक नहीं करना है. 16 क्वेश्चन पे तो 96-97 परसेंटाइल है इस बार. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हो जाता है समझ में आता है बट कॉन्सेप्चुअली तो अभी तक 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे. बाकी सब सिंपल है बिल्कुल. बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग करो. मैं हमेशा बोलता हूं ज्यादा फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ो. देखो कोई बड़े फॉर्मूला यूज नहीं किए. वी आर यूजिंग जस्ट रॉ एंड बेसिक फॉर्मूलास है ना जहां जरूरत है. देखो अगेन एक और क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इनकम. इस पर तो अपन देखो हमेशा बोलते हैं कभी भी ऐसा हो क्लास में बार बार बोलते हैं पहले तो अगर आपको लग रहा है कि यस मेरी बातें सही हैं तो इस नंबर पे बात करो एंड ज्वाइन फॉर कैट 2026 प्रिपरेशन या आईपीमैट. और जिसको जरूरत है हमसे आके बात करें इस नंबर पे है ना. आपका कोई फ्रेंड है रिलेटिव है लेट अस नो. कॉन्सेप्चुअली कैसे कैट क्रैक किया जाता है वी विल लेट यू नो दैट. राइट डिस्क्रिप्शन में भी सब ग्रुप वगैरह सब गिवन है. सबसे पहले जब भी इनकम एक्सपेंस एजेस वाले क्वेश्चन हो तो आप टैबुलर फॉर्म बना लो. ऑलवेज फॉर्म ए टैबुलर फॉर्म. क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है. एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3. इसका एक्सपेंडिचर 2x है तो इसका एक्सपेंडिचर है 3x है ना. रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मी टू एक्सपेंडिचर ऑफ लक्ष्मी मीनाक्षी. अच्छा मीनाक्षी का एक्सपेंडिचर तो 3x है और यहाँ 7 कह रहा है तो 7 3 जा 21 मान लो इसको. क्या मान लो इसको 21 ताकि कोई फ्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा. तो ये हो जाएगा 40. 2:3 ही है क्योंकि आगे 7x से कंपेयर कर रहा है. 7 का मल्टीपल 7 रेशियो 21 है तो 6 रेशियो 18x. तो लक्ष्मण का क्या है इनकम. लक्ष्मण का इनकम मीनाक्षी के एक्सपेंस का रेशियो 6:7 मैच हो गया ना. तो वो देखो मल्टीपल ले लो. मल्टीपल लेने से फ्रैक्शन जनरेट नहीं होते. इफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सेव्ड बाय लक्ष्मी इज 4:9. तो देखो इसने कितना सेव किया 4x इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. और 4:9 है मतलब इसने 9x सेव किया तभी तो 4:9 बना. और 21 एक्सपेंडिचर 9 सेविंग तो इनकम कितना 30x. दोनों का एडिशन. इनकम का रेशियो दैट इज 18x:30x या आई कैन से 3:5. कितना सिंपल क्वेश्चन है. मतलब इसे अगर आप बोल रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था तो सॉरी आप गलत क्वेश्चन में उलझ जाते हो. आप पैनिक कर जाते हो. मैं हमेशा बोलता हूं 6 to 7 क्वेश्चंस आर ऑलवेज इजियर. अब मेरे को बताओ अभी तो अपन ने पेपर कवर भी नहीं किया है. वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ द पेपर ओनली. इजी था है ना. चलो ये मान भी लो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगा. ये तो इजी था. चलो मान लो ये भी तुम्हें डिफिकल्ट लगा. लेट्स से ये भी लगा इजी था. अब एवरेज वाला देखो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कैट में है ना. आपको ध्यान देना है बस अपना टारगेट सेलेक्ट करना है. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा अब एक देखो प्रॉफिट लॉस. अगेन बिना प्रॉफिट लॉस के कैट का क्वेश्चन पूरा कैट का पेपर पूरा हो नॉट पॉसिबल. An item with a cost price of 1650 is sold at a certain discount on a fixed market price to earn a profit 20% on the cost price. 1650 आपका कॉस्ट प्राइस है और इस पर 20% प्रॉफिट से 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है 330 एक्स्ट्रा पे. तो कितना प्रॉफिट बन रहा है इसका 330. तो कितना हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस इसका 1980 विल बी इट्स सेलिंग प्राइस. इजी बात है. इफ द डिस्काउंट वाज डबल प्रॉफिट वुड हैव बीन 110. तो प्रॉफिट आपका 110 होता. दैट मींस कितने में सेल होता है ये 1760 में. इफ डिस्काउंट वाज डबल
मतलब यहां डिस्काउंट अगर x हो रहा था तो यहां डिस्काउंट कितना हो रहा है 2x, वहां डिस्काउंट x हो रहा था तो यहां डिस्काउंट कितना हो रहा है 2x। तो बेसिकली x अमाउंट कम हो रहा है, x फर्दर कम हो रहा है, तो x डिस्काउंट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना 220 इज द डिस्काउंट अमाउंट। तो 220 डिस्काउंट अगर है तो यहां 440 डिस्काउंट है, मतलब मार्केट प्राइस आ गया आपके पास, बड़ा इजीली मार्केट प्राइस आ गया 2200। आई होप यहां तक बहुत इजीली कनेक्टेड था क्वेश्चन। 20% प्रॉफिट 30%, 330 इतने में सेल किया है। अगर एक्स डिस्काउंट था, डिस्काउंट अगर डबल हो रहा है तो इतने में सेल हो रहा है, तो मतलब एक्स ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो एक्स रुपी कम में सेल हो रहा है, 220 डिस्काउंट मिल गया, मार्क प्राइस आ गया है ना, बस खत्म हो गया यहां तक। तो the rate of discount in percentage at which the profit percent would be equal to the rate of discount, मतलब अगर प्रॉफिट परसेंट और रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंट इक्वल हो, तो देखो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है 1650, तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट जो है और मार्केट प्राइस आई गॉट एज 2200, तो डिस्काउंट परसेंट जो है ये सेम हो, मतलब अगर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट सेम हो, अगर ये लेट्स से y% है तो ये भी कितना हो y%, व्हाट इज दैट परसेंट, ये आपसे पूछा है ना, बस यही आपसे पूछा है, इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली इक्वल बताना है। 0 से 0, 11 से 20, 11 से 15, 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम, तो बेसिकली 3 into 1 plus y by 100, if you solve this further 100 से 100 कट जाएगा, 3 into 100 plus y is equal to 4 into 100 minus 1। देखो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है, 300 minus 400 will be 100 और ये 7y, तो y बेसिकली 100 by 7% और दैट इज 14.28%, और क्रॉस कौन सा है 14%, अप्रॉक्स पूछा है, 14.28 इज अप्रोक्सीमेटली 14%। आई होप देखो था थोड़ा सा अच्छा था बट स्टिल डूएबल। अगर आपको अभी तो कहते हैं प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, इन पर तो इतना डेप्थ प्रैक्टिस करो, SI CI परसेंटेज रेशियो, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एवरेज करना ही है, क्योंकि अब थोड़ा डेप्थ करोगे तो डूएबल होते हैं, कोई फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट नहीं होता, सिंपल बेसिक से आप कर सकते हैं, राइट। कॉमन रूट का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट का है ना, तो देखो कॉमन रूट का जब भी क्वेश्चन होता है तो मैं आपको बताता हूं करना क्या होता है इसमें। एक इक्वेशन ये है, जनरली सेम ही अप्रोच होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है अप्रोच में, है ना। हैव कॉमन रूट सम ऑफ द अदर रूट्स, लेट्स से इसका एक कॉमन रूट अल्फा मान लेते हैं और सेकंड रूट बीटा और गामा मान लेते हैं, दोनों का कॉमन रूट अल्फा, सेकंड रूट बीटा गामा। सम ऑफ द अदर रूट्स, सम ऑफ द रूट्स पूछा है, तो इसका सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन माइनस b बाई ए, दैट मींस 5/3, एंड इसका सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, दैट इज 2/2, 1 हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ -2/2 दैट विल बी 1। और अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना आ जा रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और 1 प्लस 5/3 दैट इज 8/3। इफ आई गेट अल्फा फ्रॉम एनीवेयर, अल्फा अगर मैं कहीं से भी निकाल लेता हूं तो मेरा बीटा प्लस गामा आ जाएगा। और अल्फा निकालने का तो सर बहुत इजी तरीका है, दोनों का कॉमन अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट कर देते हैं ताकि अल्फा स्क्वायर कॉमा कैंसल आउट हो जाए, बट इनके कोफिशिएंट्स अलग हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कोफिशिएंट को सेम करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड इसको 3 से, एंड देन इक्वेट बोथ ऑफ देम, क्योंकि 0 पर तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, सो इट विल बी 6 अल्फा स्क्वायर। यही तरीका होता है कॉमन रूट निकालने का, देयर इज ओनली दिस वे, ऐसे ही आप कॉमन रूट निकालते हो, दोनों में पुट किया, कोफिशिएंट सेम किया, इक्वेट कर दिया, है ना। और इतनी प्रैक्टिस की होगी तो आई होप ये आपको पता ही होगा। तो देखो 6 अल्फा स्क्वायर से 6 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 अल्फा माइनस 6 अल्फा विल बी 4 अल्फा, दैट इज 2p माइनस 3, है ना, परफेक्ट। तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा p माइनस 3/2 क्यूब, अच्छा 2 अल्फा कितना हो जाएगा p माइनस 3/2 क्यूब,
प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 8/3। तो बीटा प्लस गामा यहां से कितना आ गया 8/3 माइनस पी प्लस 3/2 क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। एंड विच ऑप्शन, ऑप्शन ढंग से चेक किया करो, इसमें कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ ना कर दो, है ना। तो देखो अगर ये कॉमन रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो देयर इज नो एल्स वे, आपको कॉमन रूट दोनों में पुट करना होता है और उसको कैंसिल आउट करना, इक्वेट करना होता है, खत्म। और वो कॉमन रूट आ गया तो बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट से वैसे ही आ गया, राइट। अब ये बस थोड़ा बहुत किया हुआ होना चाहिए, अब कभी किया ही नहीं है तो एक अलग बात है। मिक्सचर एलिगेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आया था, नो डाउट काफी बच्चे इसमें स्टक हुए थे, हालांकि कैलकुलेटिव था इस वजह से स्टक हुए, अगर थोड़ा भी कैलकुलेटिव नहीं होता तो आराम से हो जाता। मिक्सचर ऑफ कॉफी 16% कॉफी है, लेट्स से कॉफी का प्राइस मान लेते हैं x रुपीज पर केजी, तो 16% का ये हो जाएगा, तो दैट मींस रिमेनिंग 84% क्या है कोकोआ, दोनों का टोटल प्राइस 240, 1 केजी मान रहे हैं, वी आर टेकिंग 1 केजी ऑफ मिक्सचर, तो उसमें 0.16 कॉफी, 0.84 कोकोआ, प्राइस लेट्स से x एंड y है पर केजी। अनदर मिक्सचर में कितना हो रहा है 36% कॉफी एंड तो रिमेनिंग 64% कोकोआ, एंड इसका प्राइस कितना है 340, राइट। और न्यू मिक्सचर में आपको बताना है तो वो अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तब आएगा। अच्छा देखो मैं इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे दोनों से 0.2 मिल रहा है, दिस माइनस दिस 0.2x, दिस माइनस दिस 0.2y, है ना, और दिस माइनस दिस कितना, ये 320 था, तो दिस माइनस दिस 80, तो 0.2 से माइनस सबको सब्ट्रैक्ट कर कैंसिल आउट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गया मेरा, है ना। कोकोआ, कॉफी और कोकोआ के प्राइस का पर केजी प्राइस का डिफरेंस कितना है 400, पुट इन एनी वन ऑफ दीज इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं, y का वैल्यू पुट कर देते हैं ना, y कितना हो जाएगा x माइनस 400, x माइनस 400, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट पर केजी प्राइस ऑफ कॉफी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.16x, 0.84x माइनस 84 इंटू 4, 84 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, यही आएगा ना, नहीं 336 आएगा, दैट विल बी 240। तो ये तो देखो एक्स ही हो गया और वो उधर जाके ऐड होके 576, तो कॉफी का प्राइस आ गया 576 रुपीज पर केजी, और 576 इसका प्राइस है, तो कोकोआ का प्राइस कितना आ जाएगा 176, तभी तो माइनस होके 400 बनेगा, दोनों का प्राइस आ गया। मतलब कितना आसान हो जाता है ना। क्वांटिटी पूछा है तो कॉफी ले लेते हैं 1 केजी है, लेते हैं इसमें 10 केजी में, और कोकोआ कितना है बचा हुआ 10 माइनस है, वो किस प्राइस पे 76, और 1 केजी 376 का पड़ रहा है, तो 10 केजी कितना का पड़ेगा 3760, 10 केजी मिक्सचर है ना, उसमें 1 केजी माना कॉफी, तो 10 माइनस है कोकोआ, पर केजी प्राइस पता ही है 376 प्राइस ऑफ 1 केजी, तो 10 केजी का इतना, बस इसको सॉल्व करना है, लास्ट बार आपका आंसर आ जाएगा 576 माइनस दिस, तो 400 ये 3760 माइनस 1760, दैट इज 400 इज इक्वल टू 0002, तो 5 केजी आ गया, तो कॉफी और कोकोआ दोनों ही 5 केजी है मिक्सचर में। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, आई विल नोट से कि इजी है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देखना था, देन बड़े आराम से सोल्व हो जाता है ना, बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा, हाँ बट डूएबल है ना। ये तो देखो मजाक, इजी क्वेश्चन है, लोन ऑफ 1000 रुपीज फुली रिपेड बाय 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस एंड दिस पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड ईयर। तो देखो सिंपली अगर मैं अरेंज करूं 1000 रुपए का मैंने लोन लिया, बैंक आफ्टर 1 ईयर उसे R% इंक्रीज करेगा, है ना, आफ्टर 1 ईयर बैंक विल इंक्रीज बाय R%, फिर मैंने उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, तो दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट, बैंक अगेन विल इंक्रीज दिस अमाउंट बाय R% एंड इट विल बिकम 594 रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ट तरीका है गो बाय ऑप्शंस। अब देखो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, बेटर है गो बाय ऑप्शन, है ना। अच्छा देखो सबसे पहली बात आप कौन सा ऑप्शन उठाना चाहोगे, 1000 को अगर मैं 10%, सबसे इजी क्या है 10%, 1000 को अगर मैं 10% इंक्रीज करता हूं
तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 1100, है ना। और 11 में से 530 पे कर दिया तो कितना बचा 570, और 570 को फिर 10% बढ़ाएंगे, सॉरी 594, इसको फिर 10% बढ़ाएंगे तो कितना ड्यू हो जाएगा 570 प्लस 57। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करो। 627 बल्कि तो कम बच रहा है, मतलब इंटरेस्ट 10% से कम है, तो 10 से कम है तो 8 ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली वी विल गो विद 8। आप तो सीधा कैलकुलेटर यूज करो ना भाई, इसको 8% बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा 1080, और उसमें से 530 पे कर दिया तो कितना बचा 550। 550 को फिर 8% बढ़ाओ, तो बस आपको ये मिल जाए तो आपका काम हो गया। 1% इज 5.5 और 2%, 5.5 इंटू 2 11, और 11 4 जो 44 ऐड करके 594 बन रहा है। यस, परफेक्टली ए इज द राइट आंसर। अब आप इसको सॉल्व करने, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अपन बोलते हैं ना ऑप्शंस, बाय ऑप्शन जाओ। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत टेढ़ा काम है, बेटर है गो बाय ऑप्शंस। हमेशा ऑप्शन से जाओ, बहुत जल्दी, देखो कितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। देखो काफी, अब देखो समझ में आ रहा है ना कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अप्रोच मैटर करती है, हाउ यू अप्रोच। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपल कुछ बेसिक्स के अलावा, बार बार मैं वही बात बोल रहा हूं, बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मोड यूज हुआ है, इसमें क्या यूज हुआ है आपका मोड। एंड व्हेनेवर वी आर यूजिंग द मोड, आपको बस छोटा सा चीज, एक तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, सबसे पहले मोड के क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन गिवन है तो आप ऑप्शन से हमेशा जा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता मोड का क्वेश्चन, क्योंकि देखो हमेशा ध्यान दो, मोड 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 किस पर चेंज हो रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो किस पर, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, -9, जीरो हो रहा है -9 पे, तो ग्रेटर देन -9 पे इट विल रिमेन पॉजिटिव। तो दो कंडीशन लगती है बस इसमें, इधर x इज ग्रेटर देन -9 और x इज लेस देन -9। इक्वल टू का साइन भी आप इसमें या इसमें किसी एक में यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। अच्छा, ग्रेटर देन -9 होगा ये, -8 -7 2 3 4, तो इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, और वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये सेम वैल्यूज के साथ ओपन होता है ना। और अगर लेस देन -9 है, इफ इट इज लेस देन -9, मतलब अगर क्या बोल रहे हैं अपन, ये लेस देन -9 है, लेस देन -9 पे जैसे -10 हो गया तो -10 + 9 -1, -1 विल गिव वन वैल्यू, तो ऑपोजिट साइन के साथ ओपन होता है, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 9 के साथ ओपन होगा, है ना। आई होप सबने मोड रीड किया है, सबको ये समझ में आता है। जब ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो सेम साइन के साथ ओपन होता है, और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है अंदर तो ये ऑपोजिट साइन के साथ ओपन होता है। तो यहां क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0, और आई कैन से x -3 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। और आप नंबर लाइन से देख लो चाहे कैसे भी देख लो, ये 3 ये -3, इधर दिस रीजन इज एक्सेप्टेड, और यूज होता है, वट एवर यूज, और या तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन -3। इसको अगर हम फर्दर ओपन करेंगे तो ये दिख रहा है माइनस माइनस प्लस एक्स 2x, और माइनस माइनस प्लस 9। वेनेवर किसी क्वाड्रेटिक में आपको दिख रहा हो फ्रैक्शन, उसके फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, चेक द डिस्क्रिमिनेंट, क्या पता आपका काम बहुत इजीली हो रहा हो। b² - 4ac, 4 - 36 - 32, दैट मींस लेस देन 0 है। एंड वेनेवर यू नो कि लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो कर्व कुछ ऐसा बनता है, ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस, मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो दैट मींस x बिलोंग टू ऑल रियल वैल्यूज। और रियल वैल्यूज कहां से, कहा -9, है ना, क्योंकि हमने कंडीशन ही -9 पे ली है, तो मतलब -9 से सारी छोटी वैल्यू पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो देखो यहाँ 3 कंडीशन है मेरे पास, है ना, और ये ग्रेटर देन -9, तो यहां पर अपन लगा लेते हैं क्योंकि ग्रेटर देन -9 के लिए एक्सेप्टेड है ये, तो -9 यहां कहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कर्व आपको क्या दे रहा है, 4 वैल्यूज है यहाँ पे, सॉरी 3, यस,
नहीं, तीन ही वैल्यूज है, 3 -3 एंड -9, देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, राइट? तो इसका आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कर क्या कह रहा है? -3 से -9, -3 से -9 एंड 3 से ग्रेटर एंड ग्रेटर देन, और ये कब क्या कह रहा है? लेस देन -9। तो वैल्यूज कहां से कहां लाई कर रही है? माइनस इनफाइनाइट से कंटिन्यूअस -3 तक एंड यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। सो योर आंसर विल बी बी ऑप्शन। और आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से इस ऑप्शन में जीरो नहीं आ रहा है, तो आपने जीरो पुट किया इसमें, तो जीरो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है नहीं, तो सही है। या आपने 10 ले लिया, लेट्स से 9 टू इनफाइनाइट में 10 ले लिया, बट 10 तो सब में ही आ रहा है। तो इनमें और इनमें क्या अलग है? इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले 2, सॉरी अपन 4 ले लेते हैं ना, इसमें 4 नहीं आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो 4 से चेक कर लिया, तो ऑप्शन एलिमिनेट होते जाते हैं ऐसे इनके मिडिल वैल्यूज लेके। बाकी आप प्रोसेस से जाओगे तो ऐसे बड़ा इजीली जा सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट आपको चेक करना है ना। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैट में ना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रीता एंड स्नेहा कैन रो ए बोट विथ 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, रीता की डाउन स्ट्रीम स्पीड 5 की स्पीड से जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मुझे नहीं पता है, दैट मीन्स अब मुझे रिवर का स्पीड नहीं पता, इफ आई डोंट नो द रिवर स्पीड, लेट्स से दैट इज x, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रीता विल बी 5 प्लस x एंड डाउन अपस्ट्रीम स्पीड विल बी 5 माइनस x। सबको पता है ये बात है ना? सेम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, ऑपोजिट अपस्ट्रीम में माइनस हो जाता है, राइट? सिमिलरली फॉर स्नेहा, डाउन स्ट्रीम स्नेहा विल बी s plus 6 plus x और अपस्ट्रीम विल बी 6 minus x as she is rowing a boat with 6 kilometer per hour. In a river flowing with a constant velocity, स्नेहा takes 48 minutes more to, स्नेहा का बात हो रहा है, स्नेहा है ना, अपस्ट्रीम में 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 48 मिनट मोर लगता है। दैट मींस व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, जब वो 14 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम स्पीड से जाती है और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम से जाता है, तो उसका डिफरेंस कितना है? 48 मिनट, और आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी बाय 60। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, सबको समझ में आती है ये बात? 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कम। तो अपस्ट्रीम स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 14 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम स्पीड से ट्रेवल किया जो 14 किलोमीटर, उनका डिफरेंस है 48 मिनट, और किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो मिनट विल बी कन्वर्टेड टू आवर बाय 60। बहुत इजी है ना? अब इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लो। 14 कॉमन ले लिया, इनका एलसीएम विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, एंड दिस विल गो देयर विद अ माइनस साइन, तो -6 प्लस x, और ये कैंसल आउट होके 4 बाय, आसान है ना? तो देखो यहां पर आप कैंसल आउट करोगे तो 6 विल बी कैंसल्ड बाय 6, तो इट विल बी 28x अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बना है, पर बहुत इजी था। देखो, सबको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आता है ये मैनेज करना। देखो आसान का है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट हो जाएगा बहुत इजीली। तो ये सब इधर आके प्लस 35x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू देखो 1 आ रहा है, 1 प्लस 36 माइनस 36 0। हिट एंड ट्रायल कई बार बहुत जल्दी काम कर जाता है, दिख रहा है 1 आ रहा है। तो डाउन अपस्ट्रीम स्पीड कितना है आपका? 1 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रॉम स्नेहा आई गोट अपस्ट्रीम स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर वेरी फास्ट। नाउ ही इज सेइंग रीता किसी अलग अलग किसी और पोजीशन से स्टार्ट करती है, रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम लोकेशन, वो भी गई और आई। तो लेट्स से रीता ट्रैवल डी अप डाउन स्ट्रीम 5 प्लस एक्स, एक्स कितना है 1, तो डाउन स्ट्रीम वो किस स्पीड से गई 6, एंड रिटर्न अप स्ट्रीम या गई डाउन स्ट्रीम आई अप स्ट्रीम या गई अप स्ट्रीम डाउन आई डाउन स्ट्रीम, टोटल हो रहा है यहाँ तो, और डी ही वापस आएगी 5 माइनस 1 4 से, तो इट टेकिंग 100 मिनट, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, एज सिंपल एज दैट। डी कॉमन लिया, एलसीएम 12, 2 प्लस 3 5, and that is also 5/3, 5 से 5 कैंसिल, तो D4 आ रहा है ना? देखो D4 आ रहा है, बट क्वेश्चन में D नहीं पूछा है आपसे। रीता विल कवर टोटल डिस्टेंस भाई, 4 जाएगी और 4 वापस आएगी, तो आंसर विल बी 8। ये बहुत जल्दबाजी में एरर हो जाती है, हम 4 टिक कर देते हैं जबकि आंसर 4 नहीं है, क्या है 8 है। टोटल डिस्टेंस है ना, कॉमन एरर है जो हो जाती है। इतना अच्छा सॉल्व करने के बाद ये एरर हो जाए, सोचो कितना अफसोस होता है।
चलो नेक्स्ट, बट था डुएबल था, अगर आपको बेसिक्स पता है। कहीं भी क्वेश्चन में देखो, कहीं भी बेसिक से ज्यादा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। अगेन यहां भी बेसिक्स ही है, पहले भी दिखा चुका हूं मैं। और यहां बेसिक मॉडुलस की प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स। कोई भी बड़ी बात, बड़े फॉर्मूले आपको नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता कैट में, इट विल नेवर बी यूज्ड। आप बेसिक से हमेशा कर सकते हो। सम ऑफ द डिजिट्स, देखो कभी भी कोई चीज बड़ी गिवन है और आपको समझ नहीं आ रहा है, ऑलवेज फैक्टराइज दैट। ऑलवेज क्या करो, उसको फैक्टराइज करो। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा, है ना। 625 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 4 और 128 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 7। फैक्टराइज कर दो हमेशा, बहुत आसान हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 65 इंटू 4 260 एंड 36 7 जा 252, 36 6 जा 216, एक 36 ऐड कर दिया। तो देखो 252 तो दोनों में कॉमन है, 252 2 में भी है और 5 में भी है। 8 5 एक्स्ट्रा बचे, 8 5 आपके क्या बचे, एक्स्ट्रा, है ना। सो ये तो हो गया 5 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 252। 5 की पावर 8 निकाल लो अब आप। 5 की पावर 8 क्या हो रहा है, 5 की पावर 8 क्या होगा, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, दैट इज 625 का स्क्वायर। ये 5 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। 625 का 600 प्लस 25 का स्क्वायर लिख सकते हो, 600 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 2ab, 25 इंटू 250 इंटू 600, 50 इंटू 600, दैट इज 30,000। सो इट विल बी बेसिकली कितना हो जाएगा ये, 625,390 और इंटू 10 की पावर 252। बेसिकली ये नंबर आपको दिख रहा है क्या बन रहा है, लास्ट में 0 0 0 252 0 और सम ऑफ द डिजिट पूछा है। देखो फैक्टराइज करके आपने कितना इजीली इसको अप्रोच कर लिया। ये 5 की पावर 4, ये 2 की पावर 7, 252 पावर दोनों में कॉमन है, 8 पावर एक्स्ट्रा, तो ये तो 10 की पावर हो गया और ये 5 की पावर 8 ये हो गया और 0 0 0, तो इन सब का सम तो 0 ही आना है। बस इनका सम करना है आपको। 9 3 12, 12 6 18, 18 7, 25 विल बी योर आंसर। कितना इजीली आ गया, है ना। कभी भी कोई बहुत बड़ा नंबर है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट फैक्टराइज। और फैक्टराइज करते ही देखना बहुत काम इजी हो जाता है उसके बाद आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री का थर्ड क्वेश्चन है कैट 2024 में और 25 में, ज्योमेट्री का स्लोप 2 में। तो ज्योमेट्री नंबर्स बहुत आया है इस बार, है ना। ज्योमेट्री नंबर्स, काफी क्वेश्चंस ज्योमेट्री नंबर पे देखे गए हैं। लेट्स से ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बीसी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। डी बीसी पर है, ई एसी पर है ना। बीई एंड एडी आर, अच्छा बीई एंड एडी, BE and AD are intersect at point T. So this is the point T. Easy. AD is to AD, 84 is to 3. AD 4 है तो 83 है, तो दैट मीन्स ये 3 है, 80 तो ये 4x है, तो ये x हो गया, है ना। पूरा 4x तो ये 3x, राइट। B पूरा B 5y है, BT 4y, तो BT आपका हो गया 4y, तो TE हो गया y। यहां तक इंफॉर्मेशन गिवन है। पॉइंट F लाइज ऑन AC, AC पर पॉइंट F लाई करता है such that DF is parallel to BE, then BD is to CD आपसे पूछा है इसने, है। अच्छा देखो, कभी भी ऐसे पैरेलल वर्ड यूज आ जाए, कभी भी मेरे को तो अगर पैरेलल वर्ड दिख गया, आई विल ऑलवेज गो फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। आई विल ऑलवेज गो फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देखो एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको, ए टी ई डी, दिस इज 3x, दिस इज x एंड दिस इज y, राइट। सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना भाई, DF इज पैरेलल टू BE, तो ये भी पैरेलल है। तो यहां से मैं रेशियो ऑफ साइड लिख सकता हूं, बिकॉज अगर पैरेलल साइड्स है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर है तो आप क्या कर सकते हो, दिस बाय कंप्लीट, AT बाय AD, TE बाय DF, तो TE कितना हो गया y और DF कितना हो गया आपका D। आप ऐसे लिख सकते हो सिमिलर रेशियो से, है ना, क्योंकि देखो यही कॉमन आएगा आपका इस वाले ट्राइंगल में। और अभी देखो एक ये और सिमिलर है, ये और देखो ये और सिमिलर है आपका, ऐसे आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना।
BC एक लाइन है, राइट, और ये एक ऐसे जा रहा है, इसके पैरेलल ये आ रहा है। तो ये आपका हो गया ई, ये एफ, ये सी। मैं बना के दिखा रहा हूं तो आपको बड़ा इजीली आपको दिख जाए, है ना। ये ट्रायंगल हो गया आपका, है ना। अब इसमें देखो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कैन यू से CD बाय BC, CD बाय BC, छोटे ट्रायंगल का साइड और बड़े ट्रायंगल का साइड इज DE बाय BE। BE कितना है 5 बाई DF, सॉरी DF बाय 5, BE आपका कितना है 5 बाई। खत्म हो गया। देखो अब इन दोनों में DF बाई कॉमन आ रहा है क्या, देखो x तो कैंसिल आउट हो गया, x तो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां से DF बाई क्या है 3/4, और यहां से DF बाई क्या हो गया, सॉरी y बाई DF चाहिए ना आपको वहां से, तो y बाई DF बाई कितना हो जाएगा, यहां से 4/3, DF बाई चाहिए तो उल्टा हो जाएगा 4/3, और यहां से DF बाई क्या आ जाएगा 5CD बाई BC। तो यहां से आपको CD बाई BC आपको कितना मिल रहा है 4/15। तो CD अगर 4 है और ये पूरा 15 है तो ये 11, तो BD इज टू CD कितना हो जाएगा 11:4। बिल्कुल दो सिमिलर ट्रायंगल थे। देखो अगेन कोई बड़ा फॉर्मूला, बड़े फंडे, मास सेंटर, सब कुछ भी यूज ले लो, डजंट मैटर। आपको सिंपली क्या देखना है, कोई लाइन पैरेलल है, सिमिलर ट्रायंगल। देखो एक सिमिलर ट्रायंगल ये बना और एक सिमिलर ट्रायंगल इसमें बना। सिमिलर ट्रायंगल का हमें पता है साइड्स का रेशियो सेम होता है, एंड वी अप्लाइड सिंपली दैट। दोनों में जो कॉमन था उसको ले लिया, सिंपली आंसर आ गया। तो कभी भी देखो कोई बड़ा फंडा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स बड़े बड़े फॉर्मूले याद करते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। अरे क्या जरूरत है, बिल्कुल बेस में जाओ ना, बेस अच्छे से करो बस। कभी भी कैट 2025 जैसे टफ बताया गया है, मैं उसका हर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं। ऑलवेज गो बाय बेसिक्स। अब इतना भी समझ में ना आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। अच्छा सर्टेन अमाउंट, परसेंटेज की बात हो, कोई वैल्यू ना गिवन हो, तो टोटल अमाउंट को हमेशा क्या कंसीडर कर लो, 100 कंसीडर कर लो, है ना। अच्छा पीनू को कितना मिला 20, पीनू को 20। मीना रिसीव 40% ऑफ रिमेनिंग, 80 रिमेनिंग है 20 देने के बाद, और 80 का 40% 32, तो मीना रिसीव 32। सीमा 20% लेस देन पीनू, पीनू को 20 तो इसका 20% 4 लेस मिला, दैट इज 16। सीमा रिसीव्ड 16, तो रीनू बचा, रीनू को क्या मिला होगा, बस रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग है वो रीनू को ही तो मिला। 32 16 48 और 20 68 32, रीनू ऑल्सो गोट 32। पीनू और रीनू का रेशियो, पीनू को 20 रीनू को 32। और अब ऐसे क्वेश्चन कैट में अगर आप छोड़ दो उसका, तो फिर देखो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया 6 to 7 क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, बहुत इजी 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ देम। ये उनमें से एक क्वेश्चन था, होना चाहिए, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कि सर मुझसे नहीं हुआ, होना ही चाहिए। देखो अब अपन आ गए एक और क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन लोगों ने गलत किया, काफी लोगों ने, और द रीजन मैं बता देता हूं इसका गलत क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जब भी पूछा हो, मैक्सिमम मिनिमम, तो अपन जनरली गलत कर देते हैं। अच्छा कुछ लोगों ने क्या माना, इसको 9 इसको 3, कुछ ने इसको 3 इसको 9। फैक्टराइज करना है क्योंकि एक ही इक्वेशन है, हिट एंड ट्रायल तो लगेगा। बट किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि -3 -9 -3 का प्रोडक्ट भी तो 27 ही बन रहा है। और मुझे अगर n नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और या ये -3 और -9, तो 4 पेयर्स पॉसिबल है इसके। और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए n क्या चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, देन आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप खुद सोचो इसमें किससे मुझे n नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू से ही मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। क्या करके देख लो आप, जैसे मान लो मैंने लिया m+2n, पहला वाला पेयर लिया, m+2n को मैंने 9 लिया और 2m+n को मैंने 3 लिया, है ना। जल्दी जल्दी फास्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m+4n इज इक्वल टू 18, माइनस किया तो ये -3n इज इक्वल टू -15, तो n5 टू ज 10 तो n-1 पेयर सॉल्व हो गया। अब -2 और -15 -17 आ रहा है ये तो।
अच्छा -17 तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहा, बट अगर ये +17 हो जाए, मतलब अगर मैं ये वाला पेयर ले लूं, ऑब्वियसली दिख रहा है ना वो बड़ी गलती हो जाएगी। नेगेटिव का -5 आ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला लो, बस इसी में, इस ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी में एडजस्टमेंट कर दो आप। इसको हमने ले लिया -9 और इसको -3, तो ये क्या हो जाएगा, -18 डबल किया है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। -3n इज इक्वल टू 15, तो n का वैल्यू -5। अब ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। चारों सॉल्व क्यों करने हैं, इससे आपको दिख गया ना इनका वैल्यू बड़ा आ रहा है पॉजिटिव में, वही अगर नेगेटिव लूंगा तो वही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। और ये -5 इंटू 2 -10, वहां जाके 1, तो देखो बस साइन चेंज हो गया, इजी हो गया काम। अब m का वैल्यू 1, n का वैल्यू -5। अब इसमें पुट कर दो, 2 इंटू 1, 3 इंटू -5। भाई m का वैल्यू तो पॉजिटिव है और n का वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, काम आपका हो गया है ना। इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये जनरली लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, या आप भी नहीं करते कई बार, है ना, इसको ऑब्जर्व। चलो लास्ट 21 क्वेश्चंस कर चुके हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कैट 2025 का स्लोट 2 का। अच्छा, इसको करने के मेरे पास दो तरीके हैं। देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछ रहा है तो मतलब फैक्टर पूछ रहा है, और 3r+1, अगर 3r पूछता तो 3 से डिविजिबल, तो 3 से डिविजिबल मतलब एक 3 को बाहर ले लेते, तो 3 से डिविजिबल फैक्टर कितने हो जाते, एक पावर में 1 ऐड हो जाता है ना, सब में, सबको पता होगा ये कॉन्सेप्ट, 420। तो 420 फैक्टर्स है जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, इसके टोटल फैक्टर देख ले, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, ये बात सबको पता है, होपफुली, है ना, पता ही होना चाहिए। फैक्टर्स के लिए बस +1 करते जाओ, और 3 का मल्टीपल चाहिए तो 3 कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर 420, ये 3 के मल्टीपल, और इनको मल्टीप्लाई किया तो देखो 504 में से 423 के मल्टीपल हैं, तो 84 वो हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा या 2 बचेगा। तो 84 में आधे आधे कर लो, 42 होंगे जिनमें रिमाइंडर 1 बचेगा, और 42 होंगे जिनमें रिमाइंडर विल बी 2, तो मुझे 1 रिमाइंडर वाला 42 इज द आंसर। बट इसमें थोड़ा एरर होने का चांस है, अगर वो बराबर नहीं हुए तो अपन इस केस में क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन टेक्निकल जाते हैं। चलो, इसमें ये तो एक जुगाड़ था जिससे आपका आंसर मैच हो सकता था कैट में, ये चीजें कैट में बहुत काम कर जाती है ना। चलो अब ऐसे देखते हैं, ये क्या क्या दे सकता है वैल्यू, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। 2 की पावर 0 में 3 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1 2 में 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2 4 में डिवाइड किया तो 1, 8 में डिवाइड किया तो 2, 16 में डिवाइड किया तो 1, 32 में डिवाइड किया तो 2, और 64 में डिवाइड किया तो 1। तो बेसिकली ये रिमाइंडर्स आएंगे, 2 की ये पावर लू, ये इनमें से कोई एक ही लेंगे ऑब्वियसली, है ना। अब ऐसे ही मैं 5 का देखता हूं, लेट्स सी, मैं ऐसे ही किसका देखता हूं, 5 का। 5 का क्या क्या हो सकता है, 5 का 0 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, तो इनमें से 4 ही ऑप्शन तो बनेंगे आपके पास। 5 का पावर 0 में कितना रिमाइंडर 1, 5 की पावर 1 5 में कितना रिमाइंडर 2, 5 की पावर 2 25 में कितना रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर चाहिए ना, और इसमें कितना 1 2 1 2, इसमें भी देखो ऐसे ही चल रहा है 1 2 1 2, है ना। अच्छा, 7 की पावर लेते हैं, लेट्स सी 7 में क्या क्या पावर बनेगी, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, मन ही मन कर सकते हो इन चीजों को वैसे आप। 7 की पावर 0 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही रिमाइंडर होगा, 7 में डिवाइड किया तो भी 1, 49 में डिवाइड किया तो भी 1 1 1 1, और 3 में तो कोई भी पावर हो 0 रिमाइंडर आएगा, तो उससे तो कोई इंपैक्ट हो ही नहीं रहा। आई नीड 1 रिमाइंडर। अब देखो, मैं इसका 1 लू, इसका 1 लू, और इसका 1 लू, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 रिमाइंडर, इसका 1 लिया, इसका 2 लिया, और इसका 1 1 2 1 2 रिमाइंडर, इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, इसका 2 लिया, 1 इंटू 1 इंटू 2 2 रिमाइंडर, बट इससे 1 लिया, इससे 2 और इससे 2, तो 4। तो बेसिकली इससे तो 1 ही आना है, तो इससे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। इसमें तो तीनों में से कोई सी भी ले लो, 3C1, है ना, तीन में से कोई भी एक। यहां मैं अगर 1 1 1 1 1 1 1 1 ले रहा हूं, तो यहां से भी 1 1 लू, यहां से भी क्या लू 1 1, तो मेरे को रिमाइंडर 1 मिलेगा डेफिनेटली।
यहां से 1 लिया, कोई भी 1, और यहां से भी कोई भी 1। यहाँ 4 तरीके से 1 रिमाइंडर आ सकता है, या 2 वे से 1 रिमाइंडर आ सकता है। तो या तो ये केसेस, या यहां से तो कोई भी एक, यहां से भी 2 लू, क्योंकि 1 यहां से और 2 यहां से लेंगे तो 1 इंटू 2 2 रिमाइंडर आएगा, और मुझे रिमाइंडर चाहिए 1। यहां से भी 2 लो और यहां से भी 2 लो, तो यहां से 2 लेने के कितने वेज, 3 वेज, और यहां से 2 लेने के 2 वेज। 2 2 जा 4 में भी रिमाइंडर 1। बस यही आपका आंसर है। 24 प्लस 18, 42। देखो अपने जुगाड़ से भी 42 आया था और इससे भी 42 आया। तो देखो कोई भी क्वेश्चन 22 के 22 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और आपको दिखाया कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सॉल्व होते हैं। कहीं भी कोई बड़ा फंडा, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन यूज नहीं लिया। तो रीड बेसिक फॉर द कैट एंड देखना क्या जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।